प्रिय विद्यार्थियों, आज से मैं हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। मेरा नाम रमेश कुमार, विस्तार व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय सिरसा। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी, जिनको हिंदी साहित्य में राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के दूसरे चरण द्विवेदी युग के सबसे महान कवि और श्रेष्ठ कवि कहे जा सकते हैं। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम सेठ रामचरण और माता का नाम श्रीमती काशीबाई था। पिता रामचरण निष्ठावान राम भगत थे और कनकलता उपनाम से भक्तिपूर्ण कविताएं भी किया करते थे। उनकी कविताओं का प्रभाव जो है वो गुप्त जी के ऊपर भी पड़ा और वो भी छोटी उम्र में कविताएं करने लगे थे। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा चीरगांव, झांसी के राजकीय विद्यालय में हुई थी। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी और बांग्ला भाषा का अध्ययन किया। गुप्त जी को कई उपनाम मिले। जन्म के समय लाला मदन मोहन जू और उनके पिता के द्वारा मिथिलादीप नंदिनी शरण गुप्तराम नाम जो है वो रखा गया। इन्होंने ऋषिकेश, ऋषिकेंद्र, मधुप, स्वदेश आदि उपनामों से साहित्य रचना की। ये नाम इस बात को दर्शाते हैं कि ये पहले ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचनाएं करते थे। गुप्त जी को हिंदी साहित्य में दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। काव्य गुरु या साहित्यिक गुरु के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम जो है वो सामने आता है। एक प्रसंग भी मिलता है। कहते हैं अपनी प्रारंभिक साहित्यिक काव्य रचना के दौरान मैथिली शरण गुप्त जी कुछ ब्रज भाषा की रचनाएं अपने प्रारंभिक समय में जो उन्होंने लिखी थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए भेजते हैं और वह रचनाएं ऋषिकेंद्र उपनाम से होती है, जिसको द्विवेदी जी यह कहकर लौटा देते हैं कि अब ऋषिकेंद्र बनने के दिन जो है वो लद गए हैं, चले गए हैं। इसीलिए आप खड़ी बोली में रचनाएं लिखें और देश के सामने जो संकट है उसके ऊपर अपनी कविताएं लिखें। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से या उनके मार्गदर्शन से जो है मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, वेशोपकारक पत्र जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था उसमें छपती थी, बाद में सरस्वती में छपने लगी। खड़ी बोली में इनकी प्रथम कविता हेमंत 1905 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में। मैथिली शरण गुप्त जी की श्रेष्ठ रचनात्मकता और हिंदी में राष्ट्रीय कविताओं का दौर एक साथ चलता है। यह वो समय है जब राष्ट्र के
प्रत्येक कोने कोने में देश प्रेम की भावनाएं उठ रही थी और अंग्रेज़ों के प्रति एक माहौल बन रहा था, एक वातावरण बन रहा था। उस समय गुप्त जी की रचनाओं में देशभक्ति, बंधुत्व भावना, राष्ट्रीयता, गांधीवाद, मानवता तथा नारी के प्रति करुणा और सहानुभूति के स्वर गुप्त जी अपनी रचनाओं में पिरो रहे थे। जिस प्रकार सहज रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उसी प्रकार से सहज रूप से ये हमारे राष्ट्रीय कवि हैं। अब बात करते हैं गुप्त जी की रचनाओं की। तो इनकी पहली रचना है रंग में भंग, जो इनका प्रथम काव्य संग्रह भी कहा जाता है, जिसमें चित्तौड़ के बारे में और महाराणा प्रताप के बारे में गुप्त जी ने लिखा है। इनकी दूसरी जो रचना है वो है जयद्रथ वध, 1910 में प्रकाशित हुई। जयद्रथ वध रचना का महत्व इस बात से ज़्यादा बन पड़ा है कि उस समय इस रचना की वजह से वो कवि जो ब्रज भाषा में रचनाएं लिख रहे थे, तो उन कवियों का जो है वो थोड़ा मोह भंग किया इस रचना ने और खड़ी बोली की और रचना लिखने के लिए प्रेरित किया। तीसरी जो इनकी महत्वपूर्ण कृति है वो है भारत भारती, जो 1912 में प्रकाशित हुई। भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त की सबसे चर्चित रचना है और खड़ी बोली को प्रतिस्थापित करने वाली ये रचना है। ये रचना जो है वो जनमानस में बहुत लोकप्रिय हुई। इसकी एक पंक्ति है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। यानी इस कविता में गुप्त जी ने भारतीयों को अपने राष्ट्र के प्रति जगाने का, उनकी चेतना को जगाने का प्रयास किया और राष्ट्र के अतीत का गौरवगान किया और वर्तमान जो राष्ट्र की दशा थी उसके बारे में भी बताया। यह कविता जो है इतनी लोकप्रिय हुई कि इसकी प्रतियां जो है वो रातों रात खरीदी गई। प्रभात फेरियों, राष्ट्रीय आंदोलनों, शिक्षा संस्थानों, प्रातःकालीन प्रार्थनाओं, सब में भारत भारती रचना के पद जो है वो गाए जाने लगे और इसकी लोकप्रियता को देखकर या इसमें जो देशभक्ति की भावना को देखकर जो है अंग्रेज़ों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। चूँकि प्रतिबंधित करने के बावजूद यह रचना लोगों के कंठस्थ हो गई थी, कागज़ों में भले ही प्रतिबंधित कर दिया जाए इस प्रकार की रचनाओं को, लेकिन इस तरह की रचनाएं कागज़ के पन्नों पर न रहकर लोगों के हृदय में उतर जाती है। इसीलिए इस कविता के पक्ष में जो लोकमत खड़ा हुआ, पूरा राष्ट्र इसके पक्ष में खड़ा हुआ, उससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने सन 1936 में काशी में मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। भारत भारती रचना में गुप्त जी ने हरि गीतिका छंद का प्रयोग किया। हालांकि इस छंद का उपयोग गुप्त जी ने अपने काव्य में
सर्वाधिक किया है। भारत भारती के बाद जो रचनाएं लिखी गई उनमें किसान, शकुंतला, उसके बाद पंचवटी 1925 में जिसका प्रकाशन हुआ, जिसमें शूर्पणखा के नाक काटने से लेकर आगे तक का वर्णन इस कृति में मिलता है। और इस कृति में लक्ष्मण के चरित्र के उत्कर्ष को गुप्त जी ने दिखाया है। उसके बाद हिंदू रचना प्रकाशन में आई, त्रिपथगा आई और गुरुकुल रचना, हालांकि गुप्त जी के ऊपर राम भक्त होने और हिंदुओं के बारे में ही चर्चा को लेकर उनके ऊपर आरोप लगते आए हैं। वो हिंदुओं के बारे में या हिंदुओं के जो महाकाव्य हैं या कथाएं हैं, रामायण और महाभारत के कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा लिखते हैं। तो इस रचना को लेकर लोगों का ये भ्रम भी दूर हुआ। गुरुकुल रचना में सिख गुरुओं के विषय में बताया, हिंदू मुस्लिम व सिखों की एकता को दिखाया और एक प्रयास किया था। उसके बाद उनकी जो रचना है झंकार प्रकाशन में आई। उसके बाद साकेत 1931 में प्रकाशन में आई, जो 12 सर्गों में रचित एक महाकाव्य है। साकेत रचना भी बहुत प्रसिद्ध हुई, क्योंकि तुलसीदास की रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय रचना साकेत मानी गई। हालांकि राम काव्य के ऊपर पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उसके बाद जो अगर किसी का नंबर आता है तो वो तुलसीदास की रामचरितमानस का, और उसके बाद साकेत रचना जो है वो राम के ऊपर महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह रचना जो है वो स्त्री विमर्श के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इसके 8वें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप और 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन दिखाया गया है। अब तक जो उर्मिला जितने भी काव्य लिखे गए उनमें उपेक्षित थी, तो गुप्त जी ने उर्मिला के विरह को एक अलग दृष्टिकोण से दिखाया है। उसके बाद जो रचना प्रकाशन में आई यशोधरा, जो 1932 में प्रकाशित हुई, यह भी गुप्त जी का एक महाकाव्य है। यशोधरा जो रचना है उसमें गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ दिया था, उसके बाद यशोधरा की पीड़ा का वर्णन गुप्त जी ने इसमें दिखाया है। यह जो रचना है वो एक चंपू काव्य है। चंपू इसीलिए कि इसमें पद्य के साथ साथ कहीं कहीं गद्य भी सम्मिलित है। यशोधरा के बाद जो प्रकाशित हुई वो कृति द्वापर 1936 में, जिसमें राधा, नारद, कंस और कुब्जा आदि कैरेक्टर्स की मनोवर्तियों का चित्रण जो है वो गुप्त जी ने किया है, एक अलग दृष्टिकोण दिखाया है। उसके बाद सिद्धराज कृति प्रकाशन में आई और काबा और करबला, उसके बाद जय भारत, और उसके बाद जो कृति विष्णुप्रिया जो कृति है वो भी नारी विमर्श को लेकर ही है, महत्वपूर्ण कृति है ये। इसमें चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था, उनके संन्यास लेने के बाद चैतन्य की माँ व पत्नी पर लिखा गया काव्य है।
इसकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति जो मुझे प्रिय लगती है वो है, नारी निकले तो ऐसती है और नर यति कहाकर चल निकले। मतलब नारी अगर जोगी होकर निकले तो उल्टा कहलाती है, और मनुष्य अगर घर से निकलता है तो वो यति मतलब सन्यासी कहलाता है। तो इसके बाद जो है वो उनके साहित्य संसार में नाटक जो गुप्त जी के द्वारा लिखे गए, 2 नाटक जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तिलोत्तमा और चंद्रहास। 1953 ईस्वी में गुप्त जी को पद्म विभूषण मिला और 1952 से लेकर 62 तक गुप्त जी राज्यसभा के सदस्य रहे। मृत्यु 11 दिसंबर 1964 को गुप्त जी की मृत्यु हुई। गुप्त जी की भाषा शैली की बात करें तो हमने पहले भी जिक्र किया है भी, गुप्त जी अपने प्रारंभिक समय में ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे। तत्सम शब्दावली बहुत ज़्यादा इनके काव्य में देखी गई, और जब से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए तो उनसे प्रेरणा पाकर उनके मार्गदर्शन में वो खड़ी बोली में रचनाएं लिखने लगे। उनके द्वारा जो काव्य लिखा गया वो 2 प्रकार का काव्य था, एक खंड काव्य और दूसरा महाकाव्य। साकेत और प्रिय प्रवास उनके महाकाव्य माने जाते हैं। बाकी जितनी रचनाएं थी वो खंड काव्य उन्होंने लिखे। तो नेक्स्ट लेक्चर में द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण कविता को लेकर फिर हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।